और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि खट्टर मीडिया में बयान देते हैं कि राजस्थान पुलिस की हर संभव मदद करेंगे, लेकिन जब हमारी पुलिस नासिर जुनैद हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने गई तो हरियाणा पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया, बल्कि राजस्थान पुलिस पर एफआईआर तक दर्ज कर ली। जो आरोपी फरार है उन्हें तलाशने में हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस का सहयोग नहीं कर रही। खट्टर हरियाणा में हो रही हिंसा को रोकने में नाकाम रहे, अब सिर्फ लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं जो कि उचित नहीं है। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी देखिए किस तरीके से लगातार हो रही है। हरियाणा पुलिस ने ठीक तरीके से काम नहीं किया, सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, ये कह रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हरियाणा हिंसा के बीच सियासत देखिए आप किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रही है, और इस पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हिंसा वहां पर भड़की, ये ट्वीट आप देख रहे हैं अशोक गहलोत का ट्वीट है, और इसके माध्यम से उन्होंने सीधा हमला बोला है हरियाणा सरकार पर। हरियाणा हिंसा के आरोपियों की पेशी कुछ ही देर में, कहा जा रहा है कि आरोपियों की पेशी होगी और हिंसा में कुल 83 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। अभी तक का यह आंकड़ा है। गुरुग्राम में 22, नूह में 42 एफआईआर दर्ज की गई है, रेवाड़ी में 3 एफआईआर दर्ज हुई है। पलवल से जानकारी यह है कि 16 एफआईआर यहां पर दर्ज की गई है। हिंसा पर अब तक कुल 165 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही आरोपी है जिनकी कुछ देर बाद कोर्ट में पेशी होनी है। ये वही आरोपी है जिन पर आरोप है नूह को जलाने का, हिंसा की आग झोंकने का, और अब ये जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर में इन आरोपियों की पेशी की जाएगी। अब तक बताया जाए तो हरियाणा हिंसा में कुल 83 एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो यहां पर 22, नूह में 42 एफआईआर दर्ज हुई है, रेवाड़ी में 3 एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि पलवल में 16 एफआईआर दर्ज हुई है। और अब तक इस पूरे मामले में 165 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कार्रवाई भी लगातार जारी है प्रशासन की। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ, अपडेट के साथ वरुण जैन हमारे साथी जुड़ चुके हैं। वरुण, कितनी देर में इनकी पेशी हो जाएगी, क्या अपडेट है इस वक्त? दर्ज की है और टोटल जो गिरफ्तारी है वो 137 है। 116 गिरफ्तारी जो कल तक हुई थी उनको कल शाम को पेश करके पुलिस ने रिमांड पर ले लिया था। अभी जो बाकी आरोपी है उनको आज पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड पर लेगी। पुलिस की कोशिश है जितने भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उन सभी को रिमांड पर ले, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है इनसे पूछताछ के बाद ही जो इस पूरी साजिश के पीछे जो कॉन्स्पिरेटर है, जिसने साजिश रची, उसका पता चल पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से इस वारदात को, इन दंगों को अंजाम दिया गया, पुलिस को लग रहा है कि सोची समझी साजिश थी। साजिश के तहत ही उस मंदिर को 3 तरफ से इस तरीके से घेरा गया, वहां से गोलियां बरसाई गई कि जो श्रद्धालु थे वो अंदर फंसे रह जाए। मंदिर का जो मुख्य गेट था उस पर गाड़ियां चला दी गई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे मामले में नजर आ रहा है कि साजिश है, वो साजिश इन आरोपियों से पूछताछ के बाद ही खुलेगी। इनसे पता चलेगा ये आपस में कैसे टच में थे, क्या शोभा यात्रा से पहले किसी तरह के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, जो व्हाट्सएप ग्रुप बने भी थे तो उनके क्या नाम थे, और इनके पीछे कौन था जो इनको मैसेज दे रहा था कि कब बाहर निकलना है, किस तरीके से जो असला था वो इकट्ठा किया गया। तो जो पेश किया जाएगा कोर्ट में, वरुण, जब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ सबूत यहां पर इकट्ठा किए गए हैं? क्योंकि इनसे जब पूछा गया तो इनका कहना था कि रेड मारी गई, इन्हें घर से उठा लिया गया। तो पुलिस की तरफ से क्या तैयारी की गई है? क्योंकि जब कोर्ट में पेश करेंगे तो पुलिस को यह भी आधार देना होगा कि किस आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या सबूत मिले हैं। देखिए, बिल्कुल पुलिस ने अपना पूरा होमवर्क कर रखा है। रिमांड लेने से पहले जो रिमांड पेपर तैयार किए गए, उससे पहले पुलिस ने उन वीडियोस को एनालाइज किया। उन वीडियो के अंदर जो दंगाई नजर आ रहे हैं उनके चेहरों को आइडेंटिफाई करने के बाद ही पुलिस ने छापेमारी कर रेड की है। तो पुलिस के पास वो सब अहम सबूत भी है। पुलिस के पास अपने तर्क ये भी है कि आगे कौन इनके साजिश के तार किससे जुड़ते हैं, कौन इनको भड़का रहा था, कौन इनको बरगला रहा था, उन सब का पता लगाना है, जिससे कि इस पूरी साजिश से पर्दाफाश हो सके। यही जो मुख्य बिंदु है वो पुलिस ने कोर्ट के सामने पहले भी जो बाकी आरोपी है 116 जिनको गिरफ्तार करके रिमांड पर ले लिया, उनके लिए रखे थे, और इन बाकी आरोपियों के लिए भी यही ग्राउंड्स रखे जाएंगे। तो फिलहाल अब कुछ आरोपियों से पूछताछ चल रही है, कुछ के जो रिमांड पेपर तैयार है वो इसी थाना सदर नूह में उनको रखा गया है और उनको जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिससे कि आगे पूछताछ कर अब इस पूरी साजिश से पर्दा हट सके। सदर थाने में जितने आरोपी रखे गए हैं उनकी संख्या कितनी है, जरा बताइए जल्दी से।
देखिए, जैसे मैंने बताया 116 को कल पेश किया था, टोटल 137 की गिरफ्तारी है। तो 21 आरोपी जिन्हें कल रात से लेकर अब तक छापेमारी कर पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन सभी आरोपियों को फिलहाल बिल्कुल ठीक है वरुण, के अंदर रखा गया है। इन्हें आज शुक्रिया। अब थोड़ी देर में कहा यह जा रहा है कि पेशी होगी। देखिए, हरियाणा में हुई हिंसा को लेकर एक बड़ा दावा भी सामने आया है और ब्रेकिंग क्या है जान लीजिए आप। नू हिंसा पर एक और एफआईआर सामने आई है। एबीपी न्यूज के पास एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है। एफआईआर नंबर 358 में बड़ा खुलासा हुआ। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक और एफआईआर और एबीपी न्यूज के पास एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है और इससे पहले आपको दिखाया हमने एफआईआर नंबर 358 में बड़ा खुलासा हुआ है। एफआईआर में दावा है कि भीड़ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, मंदिर को घेर कर भीड़ मजहबी नारे लगा रही थी। इस एफआईआर में इसका जिक्र किया गया है। इस नई एफआईआर में भी पहले की तरह ही ये दावा किया गया है कि भीड़ अवैध हथियारों से पुलिस वालों पर फायरिंग कर रही थी, पथराव कर रही थी। भीड़ की नियत से पुलिस वालों को मारने की थी। ये नियत लेकर ये लोग वहां पहुंचे और इसी नियत से फायरिंग और पथराव हो रहा था। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एफआईआर की ये वही कॉपी है, एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव कॉपी आप देख रहे हैं, जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है। इंस्पेक्टर की ओर से दर्ज एफआईआर में दावा किया गया है कि पुलिस वालों को मारने की नियत से फायरिंग की गई, लोग इकट्ठा हुए और इसी नियत से फायरिंग और पथराव नू में हो रहा था। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सोशल मीडिया पोस्ट की जांच तेज हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी 3 एफआईआर दर्ज हुई है। कुल 10 यूआरएल की पहचान की गई है। लेकिन नू में बीती रात 4 गांवों में छापेमारी हुई है। अपराधियों की लिस्ट खंगाली जा रही है। जांच के लिए कुल 10 एसआईटी बनाई गई है और एक एसआईटी कम से कम 5 एफआईआर की जांच करेगी। तो सोशल मीडिया पर किसने क्या पोस्ट किया, इसकी भी जांच पड़ताल लगातार होगी। नू हिंसा में लगातार गिरफ्तारी भी हो रही है, एसआईटी जांच कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट की जांच तेज हो गई है। जैसे कि गृह मंत्री ने भी ये कहा था, सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका रही जिस तरीके से हिंसा भड़की। नू में अब जांच पड़ताल होगी। 21 से लेकर के 31 जुलाई के बीच में किसने क्या क्या पोस्ट किया, अगर भड़काऊ पोस्ट किया गया होगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। जांच के लिए कुल 10 एसआईटी बनाई गई है और यह भी आप जान लीजिए कि एसआईटी लगातार जांच कर रही है। एक एसआईटी कम से कम 5 एफआईआर की जांच करेगी। तो वरुण ने देखिए तमाम यहाँ पर जानकारी दी कि ग्राउंड जीरो पर फिलहाल चल के आ रहा है। बहुत धन्यवाद वरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक दिलचस्प खबर, क्योंकि बात कुर्सी की है। दरअसल मुंबई के मनोरा में विधायकों के निवास के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम हो रहा था, जहां सीएम शिंदे को भी पहुंचना था, लेकिन उनके कार्यक्रम में ना आने पर उनके लिए लगाई गई सीट पर अजीत पवार बैठे। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री की नेम प्लेट हटाकर अजीत पवार को उस कुर्सी पर बिठाया। कैमरे में कैद हुई इस तस्वीर को लेकर अब महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म हो गया है। ये देखिए आप, उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अब इस तस्वीर को लेकर कई सारी कयासबाजियां भी चल रही हैं महाराष्ट्र में। देखिए, क्योंकि किस्सा कुर्सी का है। जब शिंदे की कुर्सी पर अजीत पवार आकर के बैठे, उसके बाद जो नेम प्लेट वहां पर लगाई गई थी उसको हटा दिया वहां के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहां आने वाले थे इसी कार्यक्रम में, वो नहीं आ पाए, जिसके बाद अजीत पवार वहां पर पहुंचते हैं और इस तरीके से जो सीट रखी गई थी सीएम एकनाथ शिंदे के लिए, वहीं पर अजीत पवार बैठते हुए दिखाई दिए। अब आपको आगे दिखाएंगे हरियाणा हिंसा के साजिश से जुड़ी बड़ी खबर। आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के हाथों मनोरा आमदार निवास यानी एमएलए जो हैं महाराष्ट्र के विधायक, उनके लिए नए निवास स्थान का जो है शुभारंभ होना था और यहाँ पर उसकी जो है नींव रखी गई, लेकिन वहाँ पर खड़ा हो गया है एक विवाद। जी हाँ, इस कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे नहीं आए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कुर्सियाँ लगी हैं, जब यहाँ पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार,
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यहाँ पर पहुंचे तो जो तस्वीरें कैद हुई वो बहुत ही दिलचस्प हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। जी हाँ, ये कुर्सी थी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए, लेकिन जब यहाँ पर वो नहीं पहुंचे तो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बैठे हुए थे और बगल में थे देवेंद्र फडणवीस। जब एकनाथ शिंदे पहुंचे नहीं तो राहुल नार्वेकर ने जो बगल की वहां पर सीट है उप मुख्यमंत्री की, यहाँ पर अजीत पवार बैठे थे। उन्होंने राहुल नार्वेकर ने अजीत पवार को इशारा किया कि आप आइए और इधर जहां पर एकनाथ शिंदे की कुर्सी है वहां पर बैठिए। बात ही बातों में राहुल नार्वेकर ने ये जो पर्ची मेरे हाथ में है जो यहाँ पर चस्पा हुई थी, यहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए लगाई गई थी, उसको उन्होंने अपने हाथ से निकाला, उसको मोड़ा और रख लिया और उसके बाद अजीत पवार को बुलाया और यहाँ पर बैठाया। ये महाराष्ट्र की राजनीति में इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? जी हाँ, बहुत दिनों से ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये महाराष्ट्र की राजनीति में बातें चल रही हैं कि शिंदे को हटाकर अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो क्या ये उसकी शुरुआत है? क्या यहाँ पर जो तस्वीरें कैमरों में कैद हुई हैं राहुल नार्वेकर की, ये पर्ची निकालते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की, क्या वो आगे के लिए कोई इशारा है? देखिए, किस्सा कुर्सी का है और अब इसीलिए कयासों का बाजार भी गर्म हो चला है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जब से हरियाणा के नूह में हिंसा भड़की तब से एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि हरियाणा के नूह में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है। हरियाणा के गृह मंत्री से लेकर पुलिस तक गहरी साजिश की बात कर रही है, लेकिन हम आपको साजिश के सबूत दिखाने जा रहे हैं। बिल्कुल बताने जा रहे हैं कि कैसे हिंसा के लिए सुनियोजित तरीके से हथियार वहां पर जुटाए गए थे, कैसे कुछ ही मिनटों के भीतर हरियाणा का मेवात बंधक बन चुका था और पुलिस दंगाइयों के सामने बेबस और लाचार दिखाई दे रही थी। हद तो यह है कि सीएम खट्टर ने कह दिया कि पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती है। तीनों ओर से गोलियां चल रही थी, कभी इधर ओर से चलती तो हम भाग के इधर जाते, फिर यहाँ से चलती तो यहाँ। अब मामला खराब बोलेगा भाई। पुलिस की प्रशासन की सहायता में 6 से 7 घंटे बाद ही मिली है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ था। 7 घंटे तक फायरिंग चल रही थी, वहीं खड़े थे हम। से फायरिंग हो रही है, उनके पास कट्टे तले का स्नाइपर सब सामान उनके दो रहा है। हरियाणा के मेवात में हिंसा के जिस ज्वालामुखी को देखकर सन्न रह गया हिंदुस्तान, क्या उसके लिए ऐसे पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया था? सड़क पर मिली ये खाली बोतल नहीं है, ये साजिश का वो औजार है जो पूरे हरियाणा में आग लगाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। ये बोतल चीख चीख कर कह रही है कि कैसे पूरी प्लानिंग के साथ हरियाणा को आग के हवाले किया गया। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक श्रीवास्तव गुरुग्राम के पंजाबी मोहल्ला में मौजूद थे। वहां हुई हिंसा की रिपोर्टिंग कर रहे थे। गुरुग्राम का बादशाहपुर और बादशाहपुर का पंजाबी मोहल्ला। पंजाबी मोहल्ले में हुआ ये है कि 9 मुस्लिम परिवारों के घरों के आगे ताला लटका है। वो लोग कहाँ गए इस बारे में किसी को सूचना नहीं है और करीब 40 से 45 लोग इन 9 घरों में रहते थे। और गुरुग्राम की हिंसा को कवर करने के दौरान सड़क पर पड़ी पेट्रोल बम की ये बोतल हमारे कैमरे में कैद हुई। ऐसे एक नहीं कई सबूत हैं जो आज हम बारी बारी आपको दिखाने जा रहे हैं। हम मेवात हिंसा की टूल किट को एक्सपोज करने जा रहे हैं।
ये सिलेंडर धरा, सरकार भी सुन लिया भाई। रोड पे ठीक है ना। आपकी स्क्रीन पर मौजूद इस वीडियो में सड़क पर सिलेंडर बिछे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है वो सुनिए। तो तेरी जिंदगी में लाश आ जाए गारंटी। ये सिलेंडर धरा, सरकार भी सुन लिया भाई। और सैकुल भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। बस सरकार होश माजा और नासिर जुनैद को भी हमने इंसाफ चाहिए। कितने तुम बजरंग दल वाले, कितने तुम वो बनेंगे, आ जाओ। और हिंदू भाई भी हमारे मेवात के सारे हमारे साथ। यह हिंसा का वो दूसरा हथियार है जो सबूत बनकर आपकी आंखों के सामने मौजूद है। सिलेंडर रखे गए थे और हिंसा की ऐसी प्लानिंग करने वाले लोग पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहे थे, जैसे उन्हें कानून व्यवस्था का कोई खौफ ही नहीं है। और अगर खौफ होता तो ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं करते। अगर हिंसा की प्लानिंग पहले से नहीं होती तो एक साथ इतने सिलेंडर कहां से आए? अगर प्लानिंग नहीं थी तो कैसे सिलेंडर से पूरे रास्ते को रोक लिया गया? जरा कल्पना कीजिए, अगर इन सिलेंडर्स में ब्लास्ट होता तो कितनी बड़ी तबाही होती। सड़क पर साजिश के ये सिलेंडर कैसे बिछाए गए थे ये आपने देख लिया, लेकिन अब आपको वो चेहरा दिखाने जा रहे हैं जिसने सड़क पर सिलेंडर की ऐसी चादर बिछाने के लिए भीड़ को उकसाया था। भाइयों, जे मोनू माने सर ने मेवात में यात्रा लेके आ रोए, कसम खुदा की यकीन करोगा, मारो या मरो, सही है ना। देखो मारो तो फिर भी सवाब है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, और जब मर गया तो समझ लो जन्नत का हकदार हो। मतलब शहादत है यार, हक पे लड़ रहा हूँ, मुसलमानों के लिए लड़ रहा हूँ, जंग है यूं। भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने वाला ये शख्स एक यूट्यूबर है जिसे एहसान मेवाती पाकिस्तानी के नाम से जाना जाता है। एहसान मेवाती ने सीधे मोनू मानेसर की हत्या के लिए पूरे मेवात को उकसाया था। ये जैसे आवा ना, सही है, जिनकी तोड़ फोड़ कर दो। और हिंदू से तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, जो धर्म के रखवाले हो ना, तो धर्म की रखवाली करो। मुसलमानों को या म्यों को या मेवात वालों को ना छेड़ो। तो राजस्थान भीलवाड़ा मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है आपको सुनाते हैं। कभी राजस्थान में बेटियों के सम्मान के लिए युद्ध हो जाया करते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से जनता के प्रति उन आरोपियों को पकड़ लिया जाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि हमने पकड़ा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसे केसेस होने की ये क्या इंतजार करते हैं? क्या इनको ऐसा लगता है? ये आज तक कोई भी ऐसा इन्होंने नहीं करा जो हमारी बेटियों को सम्मान मिल सके। इन्होंने बेटी के सम्मान के लिए आज तक क्या करा है? मैं पूछना चाहती हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने जिस तरीके से हमारे राजस्थान को एक रेपिस्ट राजस्थान बना दिया है और ऐसी दलित महिलाओं पर अत्याचार, दलित बेटियों पर अत्याचार, हमारी मासूम बेटियों पर अत्याचार, इस तरीके से जिस तरीके से अभी दिया जी ने भी आपको बताया कि हमारे राजस्थान को आज आंकड़े के साथ आप लोगों को हम लोग बता सकते हैं कि पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 पर आ रखा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ, इनके में भी प्रियंका गांधी जी कहती हैं मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज तक आप राजस्थान में आकर के एक भी परिवार को आकर के मिले? नहीं मिले, क्योंकि आप सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ती हो और कुर्सी की लड़ाई के लिए ही आपने एक नारा दिया था मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अगर आप लड़ सकती हो तो आप उन बेटियों के लिए लड़िए जो आज दर्द सहन कर रही हैं, जो उनके लिए इंसाफ नहीं मिला है, उनके लिए कोई इंसाफ नहीं किया जा रहा है। आप उनके लिए क्यों नहीं मिल रही? आप उनके लिए क्यों इंसाफ नहीं कर सकती हैं? आप सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये नारा दे सकती हैं। और मैं कहना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिस तरीके से राजस्थान को रेपिस्ट बना रख दिया है, हमारी महिलाओं को जो इंसाफ नहीं दे सकते, उनको कोई अधिकार नहीं है कुर्सी पर बैठने का। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमारे पूरे राजस्थान को
आज बेटियों के साथ कोई इंसाफ नहीं कर गया। हम पन्ना धाई की धरती से आते हैं जो कि बेटियों का सम्मान करते हैं। बेटी को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है, सरस्वती के रूप में माना जाता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से राजस्थान को एक कलंकित कर दिया है, ये बहुत ही सोचने का विचार है। इस विषय में आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो आमंत्रित हैं। कि डेटा पता नहीं कहाँ से वो लेके आते हैं। हमारे पास भी एनसीआरबी की रिपोर्ट है जो अभी आपको, अगर आपको आवश्यकता है तो आपको दे दी जाएगी। 2021 की जो एनसीआरबी रिपोर्ट है उसमें राजस्थान रेप में सबसे आगे है और ये सब कुछ सामने है। उनको मुझे लगता है कि वो इतने बौखला गए हैं कि उनसे सिचुएशन संभल नहीं रही है, इसलिए वो अब ऐसी बातें कर रहे हैं। जी तो भीलवाड़ा में लड़की की हत्या पर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और सीधे सीधे राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर वार बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। तो हिंसा के बाद गुरुग्राम में डर का माहौल ऐसा है कि लोग यहां से पलायन करने के लिए मजबूर है और इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि हिंसा के बाद गुरुग्राम की झुग्गियों से पलायन शुरू हो गया है। गुरुग्राम सेक्टर 70 के पास कई घरों में ताले लगे हुए हैं। दरअसल हिंसा के बाद लोगों में डर है और उसी डर के चलते वो अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। तो हिंसा के बाद डरे हुए हैं, गुरुग्राम से लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है झुग्गियों से पलायन शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग यहां से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि डर और दहशत है। गुरुग्राम जिले के सेक्टर 70A में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ की झुग्गी में जहाँ पर ये जो है ज़्यादातर मुस्लिम परिवार रहते हैं वो अब डर के मारे यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस झुग्गी में हम इस वक्त मौजूद हैं वहाँ ज़रूर ज़्यादातर मुस्लिम परिवार हैं, लेकिन पलायन करने वालों में यहाँ पर कई हिंदू भी परिवार हैं जो कि वापस अपने पैतृक गांव जाने को मजबूर हैं क्योंकि अब इन्हें यहाँ पर रहने में डर लगता है। क्या नाम है आपका? जी मनोहरा खातून। अच्छा, क्या आप यहाँ अब आप भी पलायन करने की सोच रही हैं, यहाँ से वापस अपने गांव जाने की सोच रही हैं? गांव जाने के लिए सोच रही हो। यहाँ पे कितने झुग्गी रहते थे, कितने लोग जा चुके हैं? सब लोग गई है, अभी तो 10-11 घर है। अभी तो शाम में जाने के लिए सोच रही है। आपका नाम क्या है? राम बाबू पासवान। अच्छा, पासवान साहब की कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पर बहुत संख्या था, हजारों की संख्या में था, लेकिन सब घर चला गया। क्यों? अब यहाँ परेशान किया जा रहा है। अब हिंदू को खैर तो पूछेंगे थोड़ा, ये जो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, ये तो सबको, मुस्लिम को भी मारेंगे तो साथ में पूछेंगे थोड़ा, ये जो हिंदू है मुस्लिम है, सबको एक बार से मारते हैं। जात पर थोड़े पहचानते हैं यहाँ पर। आप भी सोच रहे हो जाने की? जी हम तो सब चले जाएंगे तो हम लोग को भी जाना पड़ेगा क्योंकि अकेले थोड़े रहेंगे झुग्गी में। पुलिस की तरफ से सुरक्षा भी तो दी गई है। सुरक्षा सर बाहर ही आता, कांड करके चला जाता है तो बाद में आता है पुलिस जी, जब तक पीट पाट कर चले जाते हैं। क्या कोई ऐसा भी आया था जो आप लोगों को धमकी दिया कि यहाँ से चले जाओ, वक्त दिया? बाहर निकलते हैं ना झुग्गी से तब मारते हैं, अंदर नहीं, झुग्गी के अंदर वही नहीं घुसे हैं। काम करने जाते हैं तो मारते हैं। यहाँ पर एक परिवार जो है वो रहा करता था, लेकिन अब जो है ये झुग्गी किस तरीके से वीरान पड़ी हुई है। दंगों ने कैसे उस परिवार की गृहस्थी छीन ली, उस परिवार का घर ये छीन लिया और अब ये घर जो है वो किस तरीके से वीरान पड़ा हुआ है, ये उन दंगों के दंश की गवाही देने के लिए काफ़ी है। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, हरियाणा। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। कहा यह जा रहा है कि कल से एएसआई सर्वे शुरू हो जाएगा ज्ञानवापी परिसर में, ये बड़ी जानकारी है। और वक्त भी बता दें आपको, सुबह 7 बजे से कहा जा रहा है एएसआई सर्वे का काम शुरू होगा। ये बड़ी खबर है। ज्ञानवापी मामले को लेकर वजू खाने को छोड़कर हर जगह सर्वे होगा। वजू खाने को छोड़ा जाएगा, उसके अलावा बाकी हर जगह हर हिस्से का सर्वे किया जाएगा एएसआई की तरफ से। और सुबह 7 बजे से एएसआई सर्वे शुरू होगा ज्ञानवापी परिसर में। इस वक्त की बड़ी खबर है। बिल्कुल, आज ही हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया था और ज्ञानवापी में सर्वे कराने को लेकर हरी झंडी मिली थी, जिसके बाद अब ये जानकारी है कि कल से ही जो सर्वे है उसकी शुरुआत हो जाएगी।
कल सुबह 7 बजे का समय है जब सर्वे की शुरुआत होगी। तो ये बड़ी खबर और डीएम की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। ज्ञानवापी परिसर में कल से ही एएसआई सर्वे शुरू होगा। वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कल सुबह 7 बजे से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही फैसला आया था हाईकोर्ट की तरफ से, जिसमें जो रोक लगाई गई थी सर्वे को लेकर उसे हटा दिया गया था और उसके बाद ये कहा गया था कि सर्वे जो है वो जारी रहेगा, जिसके बाद कल सुबह 7 बजे से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। एएसआई सर्वे की शुरुआत करेगा ज्ञानवापी परिसर में। वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए एएसआई सर्वे को लेकर लगातार सियासत भी खूब हो रही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है और इसी बीच में ये खबर है कि एएसआई सर्वे का काम कल से शुरू होगा। कल सुबह एक बार फिर से इस सर्वे को आगे बढ़ाया जाएगा। हाईकोर्ट का फैसला और उसके बाद एक बार टीम पहुंचेगी। वजू खाने को छोड़कर बाकी पूरे हिस्से की जांच पड़ताल होगी, सर्वे किया जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट ने यह साफ कहा कि सर्वे को रोका नहीं जा सकता है, सच का सामने आना बहुत जरूरी है, लेकिन खुदाई नहीं की जाएगी, खुदाई नहीं होगी। और कल से जानकारी यह है कि सुबह 7 बजे से एएसआई का सर्वे शुरू हो जाएगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।